स्वागत है आपका आज के ये PSIR के फर्स्ट लेक्चर में। हम लोग ऑप्शनल करने वाले हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट में हम लोग अभी देखने वाले हैं कि जो PSIR है यानी कि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं पहले कि इसमें सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है और PSIR लेने से आपको कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान है, ये हम अच्छी तरह से जान लेते हैं कि आखिर ये PSIR हमें सब्जेक्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो आप देखें कि हम देखते हैं कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे कि अगर आप PSIR ऑप्शनल ऑप्ट करते हैं अपने UPSC में तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, और फिर आप एनालिसिस करके आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपको PSIR सब्जेक्ट्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से बात करता हूँ डिसएडवांटेज की। एडवांटेज की बात करते हैं तो डिसएडवांटेज क्या क्या है PSIR लेने का। तो सबसे पहले क्या है कि ये एक बहुत लेंदी सब्जेक्ट है। इसका जो सिलेबस जो डिज़ाइन किया गया है UPSC के अनुसार, ये बहुत ज़्यादा लेंदी किया गया है। तो पहला तो यही पॉइंट हो गया कि ये लेंदी है, राइट। और दूसरा पॉइंट ये लोग बताते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डायनेमिक भी है। डायनेमिक कैसे कि आप जानते हैं कि इसमें दो सब्जेक्ट आपको मेनली है, एक है पॉलिटिकल साइंस, ये देखिए ये पॉलिटिकल साइंस, और ये वाला जो पार्ट है वो इंटरनेशनल रिलेशन। तो जो पॉलिटिकल साइंस में आप देखेंगे, जब हम सिलेबस डिस्कस करेंगे तो जो 1B जो है यानी कि पेपर 1 का जो B पार्ट है उसमें IGP आता है, यानी इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स जो है IGP पार्ट वो आता है। और दूसरा जो है यहाँ पर IR में जो 2A है इसमें तो थ्योरीज आते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के, लेकिन जो 2B जो पार्ट है इसमें जो कंटेम्प्रेरी जो इशू चल रहा है इंटरनेशनल रिलेशन में उससे क्वेश्चन आते हैं। तो यानी कि ये दोनों जो पार्ट है 2B एंड जो 1B है ये ज़्यादा कंटेम्प्रेरी इशू है, और इसी की वजह से आपको ये ऑप्शनल में भी करंट पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो दूसरी एक डिसएडवांटेज है कि आपका सिलेबस बढ़ता जाएगा करंट अफेयर के अनुसार, तो ये डायनेमिक है। बाकी जैसे कि मान लीजिए कि एंथ्रोपोलॉजी वगैरह जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है उसमें सिलेबस भी छोटा है और करंट से भी उतना चीज़ें नहीं आती हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी चीज़ें डायनेमिक रूप से चलती हैं। तो ये मेनली इसका डिसएडवांटेज है। लेकिन जब आप एडवांटेज पर जाएंगे कि इसका एडवांटेज क्या क्या है, तो आप पाएंगे कि ये जो डिसएडवांटेज हमने जो लिखा है वो एडवांटेज में भी चेंज हो सकता है। किस तरह से? तो सबसे पहले कि ये लेंदी है, लेकिन लेंदी तो है, लेकिन इसका जो सिलेबस है अगर आपने ढंग से कवर कर लिया तो आपके जो GS के जो पेपर हैं GS 1 में इसका पार्ट आ जाता है, जो कि INM वाला पार्ट है, इंडियन नेशनल मूवमेंट। आप देखिए मॉडर्न हिस्ट्री आपके GS पेपर 1 में भी है। तो अगर आपने ऑप्शनल में INM ठीक ढंग से पढ़ लिया है तो आपको GS पेपर 1 का एक चीज़ ख़त्म हो गया। दूसरी चीज़ सोसाइटी की भी बहुत सारी चीज़ें जो GS पेपर 1 की है आपको ऑप्शनल में पढ़ना है। तो GS पेपर 1 का लगभग 2 जो टॉपिक है मेजर, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड जो सोसाइटी है, जानते हैं कि दिन पर दिन UPSC जो मेंस है उसमें सोसाइटी वाले पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो GS पेपर 1 में लगभग आपका 40 to 50% कवर हो जाता है। GS पेपर 2 तो पूरी तरह से आप जानते हैं कि ये पॉलिटी और गवर्नेंस पे बेस्ड है, और इसमें पॉलिटी वाला जो IGP जो पार्ट है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप जो पढ़ेंगे, तो GS पेपर 2 का भी इसमें मटेरियल आपको मिल जाएगा ऑप्शनल पढ़ने से। फिर GS पेपर 3 में देखते हैं, तो GS पेपर 3 में मेनली आपका क्या क्या है, आपका इंडियन इकोनॉमी आता है, उसके बाद इन्वायरमेंट आप पढ़ते हैं, साइंस एंड टेक पढ़ते हैं, एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ते हैं, यही मेजर सब्जेक्ट है, और इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ते हैं। तो इंटरनल सिक्योरिटी का भी कुछ कुछ पार्ट आपको ऑप्शनल से मिल जाता है। उसके बाद जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें भी जो मतलब कि ब्रेटन वुड जो आप जानते हैं इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि WTO, IMF, तो इस सब के बारे में भी आपको ऑप्शनल में पढ़ने को मिल जाता है। तो GS पेपर 3 का भी कुछ पार्ट ये कवर कर लेता है। साथ ही जो आइडियोलॉजी है इन्वायरमेंट वाला, इन्वायरमेंटलिज्म, उसका भी कुछ पार्ट आपको ऑप्शनल से मिल जाता है। तो ये इन्वायरमेंट जो है GS पेपर 3 का पार्ट उस ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है उससे आपको
मटेरियल कहीं ना कहीं मिल जाता है। फिर जीएस पेपर 4 अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो जीएस पेपर 4 है उसका जो सिलेबस है वो तीनों पेपर से हटकर है, और ये तीनों जो पेपर है उसका नॉलेज भी डिमांड करता है। तो जीएस पेपर जो 4 है आप जानते हैं एथिक्स है, और एथिक्स में बहुत सारे थिंकर्स को भी पढ़ना होता है। जैसे कि एक बार पूछा था 2016 में, रॉल्स की जो जस्टिस है, यानी जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है रॉल्स की, वो जीएस पेपर 4 में भी पूछा गया था। जो कि अगर आप ऑप्शनल है, अगर आपके पास PSIR, तो आप उसको भली भांति जान सकते हैं। रॉल्स हम थ्योरी पढ़ते हैं PSIR में, रॉल्स की थ्योरी। उसके बाद जो यूटिलिटेरियन जो हैं जैसे कि JS मिल हैं, बेंथम है, ये सब के बारे में भी हम PSIR में पढ़ते हैं। फिर गांधी की फिलॉसफी है, वो भी हम PSIR में, इंडियन पॉलिटिकल थॉट में पढ़ते हैं। तो यानी कि जीएस पेपर 4 का मेजर पार्ट जो है वो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट से कवर हो जाता है अगर आपने PSIR लिया है तो ये तो हो गया कि आपके जो 1000 मार्क्स जो हैं जीएस पेपर 1 के, उसमें करीब करीब आप ये समझ लें कि 600 to 700 मार्क्स आपके ऑप्शनल से कवर हो जाते हैं। साथ ही साथ जो कि एक बहुत मेजर इशू रहता है प्रिपरेशन के दौरान, एसे राइटिंग में आप देख रहे होंगे कि लगभग 2018 के बाद से लगातार फिलोसफिकल जो टॉपिक हैं, जो टाइटल्स हैं, वो पूछे जा रहे हैं। यानी कि जो ऐसे जो है उसका जो सब्जेक्ट है, जो टाइटल है, वो ज़्यादा बहुत सारा फिलोसफिकल एंगल पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो फिलॉसफी जो चीज़ें हैं, आपको अगर PSIR आपने पढ़ा है तो अच्छी भली भांति आप समझ सकेंगे, क्योंकि वहाँ में PSIR में इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं और वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उनकी जो डाइवर्स जो आइडियोलॉजी है, अगर वो आपने पढ़ लिया है ढंग से, तो आपको फिलोसफिकल जो टॉपिक्स हैं ऐसे के, उसमें आपको परेशानी नहीं होगी। तो ये आपका ऐसे सब्जेक्ट को भी कवर करता है। ठीक है, तो आप देख लें कि आपको ऑप्शनल पढ़ने से ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, जो लीडिंग सब्जेक्ट्स है, लीडिंग क्या लगभग सारे सब्जेक्ट्स में आपको फ़ायदा पहुंच रहा है। तो ये जो लेंदी वाला जो ये डिसएडवांटेज था, अगर आपने PSIR को अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो वो लेंदी आपको फिर नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद हम सिलेबस भी देखेंगे कि सिलेबस को कैसे हम लोग रीस्ट्रक्चर करेंगे। रीस्ट्रक्चर करने के बाद आप खुद देखिएगा कि जो सिलेबस है वो ज़्यादा नहीं है। तो यानी कि जो लेंदी जो डिसएडवांटेज था वो एडवांटेज में कैसे बदल गया आपने देखा। ठीक है, नेक्स्ट है डायनेमिक्स। अब ये डायनेमिक है, ठीक है, IR का जो सेक्शन है, और वो जो डेली आप देखते होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, तो कोई ना कोई, जैसे कि पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ है, जैसे कि मान लीजिए कि अभी डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन के लिए यूपी में बात चल रही थी, और वहाँ पर जैसे कि डिप्टी स्पीकर इलेक्ट किए गए, जबकि हमारे अभी लोकसभा में इतने साल गुजर गए लेकिन अभी तक डिप्टी स्पीकर इलेक्ट नहीं किए गए हैं। तो ये सारी जो इशू है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जिस पे फ्रेमवर्क हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल जिसमें नॉलेज की ज़रूरत है, वो आपको PSIR से मिल जाएगा। ठीक है, और ये सब सारी चीज़ें आपके जो प्रीलिम्स है, कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में आपको काम करेगा। ठीक है, साथ ही साथ ये जो IR का जो डायनेमिक जो टॉपिक है, आपको GS पेपर 2 से में भी काम आएगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर आपने ढंग से PSIR ऑप्शनल कवर कर लिया है, आपका सब्जेक्ट है PSIR, तो आपको करंट अफेयर भी समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, जो कि एक बहुत बड़ा इशू रहता है प्रिपरेशन के दौरान। तो ये देखें कि क्या है इसका डिसएडवांटेज, कैसे ये दोनों डिसएडवांटेज एडवांटेज में बदल गया। और आप देख रहे हैं कि क्या एडवांटेज है इसका, अगर हम पढ़ रहे हैं तो सारे सब्जेक्ट्स में ये काम आ रहा है, और साथ ही साथ आपके प्रीलिम्स में भी काम आ जा रहा है। अब आपने देखा होगा कि 2019 के बाद से जो प्रीलिम्स का, खास करके जो पॉलिटी का जो पेपर है, ठीक है, पॉलिटी का जो क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीलिम्स में 2019 ऑनवर्ड्स में बोलूँगा, ये थोड़ा फिलोसफिकल एंगल पर आ रहा है। ये डायरेक्टली लक्ष्मीकांत को हिट नहीं कर रहा है, ये आपके करंट में जो चीज़ें चल रही हैं उसको कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछ रहा है, और एक डीप नॉलेज मांग रहा है आपसे। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग आपका देख रहा है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल जो फिलॉसफी है उसके बारे में कितना ढंग से नॉलेज है आपको। सीधा सीधा आपको आर्टिकल नहीं पूछा जा रहा है, सीधा सीधा आपको प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर, इनकी पावर्स नहीं पूछी जा रही है। तो फिलोसफिकल एंगल कहीं ना कहीं पूछा जा रहा है पॉलिटी से, और ये आपको PSIR अगर आपने ढंग से किया है तो आपको समझ में आ जाएगा।
तो आपको कहीं ना कहीं ये प्रीलिम्स मेंस में सारे सब्जेक्ट्स में आपको ये मदद कर रहा है। तो मैं बोलूँगा कि इसलिए आपको PSIR लेना चाहिए। अब PSIR आपने ले तो लिया, लेकिन अब PSIR पढ़ें कैसे और कहाँ कहाँ से इसके सोर्सेस क्या क्या हैं, ये बहुत ज़्यादा ये लोगों का क्वेश्चन होता है। और सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि आप जो PSIR जो पढ़ने जा रहे हैं उसका सिलेबस कितना वास्ट है और क्या क्या है। ठीक है, तो आपको पता है कि UPSC में ये जो PSIR जो है, कोई भी जो ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल कितने मार्क्स का होता है, ये टोटल 250 प्लस 250, ये 1000 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब ये 250 टू पेपर्स में डिवाइडेड है, यानी कि पेपर 1 एंड पेपर 2। अब ये पेपर 1 में भी 2 पार्ट है, 1A एंड 1B। आप जब ये मेंस लिखिएगा तो आपको वहाँ पर देखोगे आपको जो पेपर आता है, जो ऑप्शनल का आता है, उसमें आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। एक सेक्शन ए होता है, यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन करने होते हैं, और सेक्शन बी होता है, ये दोनों तरफ से दोनों में होता है। यहाँ भी आपके IR, तो जो सेक्शन ए है उसमें कुछ सिलेबस दे रखा है, और सेक्शन बी में भी अलग सिलेबस है, और इसमें भी IR के ही पेपर 2A और 2B में ज़्यादातर जो डायनेमिक कंटेम्प्रेरी इशू चल रहे हैं IR से रिलेटेड, और 2A में इंटरनेशनल रिलेशन के थ्योरीज हैं और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, ये दे रखा है। ठीक है, तो ये आपके 250 और 250 यानी कि 500 मार्क्स का ये UPSC में ऑप्शनल होता है, और ये हर एक ऑप्शनल का 500 मार्क्स होता है, सिर्फ PSIR का ही नहीं। PSIR में कैसे डिवीज़न है ये आप हमने देख लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं पेपर 1 से, पेपर 1 में उसका सिलेबस एक बार देख लेते हैं और उसको रीस्ट्रक्चर कर लेते हैं कि उसमें हमें कैसे पढ़ना है, और कैसे पढ़ेंगे तो सिलेबस जो है, जो वास्ट दिखाई दे रहा है, जो बहुत लेंदी दिखाई दे रहा है, वो शॉर्ट कैसे हो जाता है, ये हम देखते हैं। अगर आपके पास सिलेबस मौजूद है तो आप उसको प्लीज़ अपने सामने रख लें, और अगर नहीं है तो यहाँ पर देखें, हम सिलेबस आपको बताते हैं। ठीक है, तो PSIR का जो पहला जो आपने अगर देखा होगा, तो जो पेपर 1 है, पेपर 1 में जो सेक्शन ए है, यहाँ पर हम देखेंगे तो ये थ्योरीज दे रखा है। तो जो पहला जो टॉपिक है, लगभग 10 टॉपिक है ऐसे, जो पहला टॉपिक है वो पॉलिटिकल थ्योरी है, पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें दे रखा है मीनिंग एंड अप्रोचेज। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरे में हम आएंगे, तो यहाँ हम बात करते हैं, तो यहाँ पर है थ्योरी ऑफ स्टेट, थ्योरी ऑफ स्टेट है, और इसमें आप देखेंगे तो आपके जो लिबरल है, यानी कि लिबरल स्टेट की बात, नियो लिबरल है, उसके बाद फिर मार्क्सिस्ट स्टेट है, प्लुरलिस्ट है, फेमिनिस्ट है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग थ्योरी ऑफ स्टेट में बात करेंगे। उसके बाद फिर आता है जस्टिस में जो दे रखा है उसमें आपको मेन है कि एक डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जस्टिस की, कंटेम्प्रेरी जस्टिस क्या जस्टिस चल रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक स्पेशल फोकस देना है किस पे, रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस पे। ठीक है, तो रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस यहाँ पे हमें पढ़ना है, और इसकी क्रिटिसिज्म, कम्युनिटेरियन क्रिटिसिज्म, ये आपके सिलेबस में दे रखा है। अभी हम इसे रीस्ट्रक्चर करेंगे, पहले हम देख लेते हैं सिलेबस में क्या दे रखा है। चौथा जो टॉपिक है उसमें दे रखा है इक्वालिटी के बारे में बात कर रखी है। ठीक है, इक्वालिटी। उसके बाद फिर है 5वां जो टॉपिक है वो राइट्स है, और राइट्स में आप जानते हैं ह्यूमन राइट्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि ह्यूमन राइट्स क्या है तो आपका जवाब क्या होगा? जैसे कि हमने इक्वालिटी देखा, जस्टिस, इक्वालिटी, जस्टिस में हम सीधे रोल्स को ज़्यादा फोकस करेंगे। आगे भी हम लोग जैसे रीस्ट्रक्चर करेंगे तो फिर देखेंगे कि हम लोग जस्टिस को कैसे पढ़ना है। उसके बाद जैसे इक्वालिटी में भी जैसे अफर्मेटिव एक्शंस हो गए, तो उसके बारे में, जैसे कि रिजर्वेशन जो सिस्टम है, आप जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा आजकल
एक डिस्कस में रहता है न्यूज़ चैनल्स पर, और एक डिबेट का एक टॉपिक बन गया है कि जो हम जानते हैं कि रिजर्वेशन वर्सेस इफ़िशियंसी, ठीक है, या मेरिट, ये एक बात की जा रही है। तो ये नए नए डिबेट्स आते हैं, उनको भी हम लोग अपने पेपर्स में शामिल करेंगे, इस लेक्चर में शामिल करेंगे। क्योंकि ठीक है, ये सिलेबस तो दे रखा है, ये बहुत पहले का सिलेबस है, 2013 में शायद ये डिजाइन हुआ था ये सिलेबस उसके बाद से सिलेबस चेंज नहीं हुआ। लेकिन यूपीएससी अपने क्वेश्चन में कहीं ना कहीं जो डिबेट जो चलता है उससे रिलेटेड उसको भी पूछता है, ठीक है। जैसे कि हमने जो थ्योरी ऑफ स्टेट्स में देखा, लिबरल्स, ये सब देखें, तो उसमें मल्टी कल्चरिज्म भी पूछा जा रहा है, जो कि हम आगे भी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं उसमें भी हम लोग देखेंगे। तो मल्टी कल्चरिज्म से भी क्वेश्चन पूछा है, लेकिन कोई डायरेक्ट सिलेबस में नहीं दे रखा है। यहाँ पर इक्वालिटी की बात करें तो इक्वालिटी में अभी हमने बताया अफर्मेटिव एक्शन और रिजर्वेशन की बात, ये डिबेट है। तो हमें ये दोनों के बीच में, ठीक है, सिलेबस में डायरेक्ट रिजर्वेशन नहीं दे रखा है, लेकिन हमें उसको पढ़ना पड़ेगा। फिर है लक एक यहाँ पर एक ये आता है, टर्मिनोलॉजी आता है लक इगैलिटेरियन यनिज्म। अब ये जो है ये डायरेक्ट सिलेबस में आप देखिएगा तो नहीं दे रखा है, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो इससे क्वेश्चन पूछा गया तो हमें इस पर भी फोकस करना है। तो हम इसीलिए क्या करेंगे, ये अभी आप यूपीएससी का सिलेबस देख रहे हैं, फिर यहाँ पर हम इसे रीस्ट्रक्चर करेंगे कि किस तरह से इसको पढ़ना है। फिर राइट्स की बात आती है, राइट्स में हम लोग ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि आखिर आप ह्यूमन राइट्स से क्या समझते हैं, ठीक है। एक तो हो गया फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमें एज ए सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है फंडामेंटल राइट्स, अगर हम किसी डेमोक्रेटिक स्टेट के सिटीजन हैं। लेकिन ह्यूमन राइट्स क्या है, तो ह्यूमन राइट्स जैसे कि ईवन के द्वारा डिफाइन किया गया ह्यूमन राइट्स की ह्यूमन होने की वजह से हमें कुछ राइट्स नेचुरली रूप से मिले हुए हैं। तो हम इसके बारे में भी जानकारी लेंगे राइट्स में, ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक आता है डेमोक्रेसी, ठीक है। तो डेमोक्रेसी हम लोग देखेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी में भी आपको क्लासिकल डेमोक्रेसी, कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी, ये सब के बारे में पढ़ना है। इससे एसोसिएटेड जो थिंकर्स हैं वो सब के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं जैसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, या इससे पहले जैसे कि हेजेमनी है, हेजेमनी, आइडियोलॉजी और लेजिटिमेसी। तो इसके बारे में एक पढ़ना है, एक टॉपिक है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग इसको अभी रीस्ट्रक्चर करेंगे कि किस तरह से पढ़ना है। फिर जो टॉपिक है वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ है, और इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें है जैसे कि लिबरलिज्म है, ठीक है, मार्क्सिज्म है, इसमें हम लोग और ऐड करेंगे जैसे कि मल्टीकल्चरलिज्म, ठीक है। उसके बाद फिर नियो लिबरलिज्म भी है इसमें। उसके बाद फिर इसमें और क्या क्या जो आइडियोलॉजी है, जैसे कि मार्क्सिज्म है, तो इसी में आपका जो सोशलिज्म वाला अलग से नहीं दे रखा है, लेकिन हम लोग सोशलिज्म का जो पार्ट है ये मार्क्सिज्म वाले में ही करेंगे, क्योंकि मार्क्स ने बोला था कि उससे जो पहले उनसे जो सोशलिस्ट हैं वो यूटोपियन है, और उनको यूटोपियन सोशलिस्ट माना जाता है। तो सोशलिस्ट के बारे में, सोशलिज्म के भी बारे में पढ़ेंगे, लिबरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, नियो लिबरलिज्म है, ठीक है। तो ये सब के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। फेमिनिज्म है, ठीक है। तो ये सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट है 9 नंबर, ये वेस्टर्न पॉलिटिकल, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। तो यहाँ पर हम मेनली थिंकर्स के बारे में, जो कि इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले एक धर्मशास्त्र है, फिर अर्थशास्त्र है, ठीक है, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र। उसके बाद फिर और क्या है, बुद्धिज़्म है, ठीक है। उसके बाद फिर हमें और क्या पढ़ना है, तो अरविंदो घोष के बारे में पढ़ना है, सॉरी,
उसके बाद सर सैयद अहमद हैं, एम.एन. रॉय हैं, गांधी जी हैं, M.K. गांधी, ठीक है, और B.R. अम्बेडकर हैं। तो ये सब जो हैं ये इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं। वहीं पे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स जो कि हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स। इसमें मेनली ग्रीक जो फिलोसफर्स हैं, ग्रीक जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उनसे स्टार्ट करना है। और सबसे जो पहला थिंकर है वो प्लेटो हैं, अरिस्टोटल हैं यानी अरस्तु, उसके बाद फिर मैकियावेली हैं, ठीक है, मैकियावेली। और जो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में एक हैं जो कौटिल्य जो हैं यानी चाणक्य हैं, चाणक्य को इंडियन मैकियावेली बोला जाता है। तो बहुत बार यूपीएससी ने पूछा है कि दोनों में कंपैरिजन पूछा है, ठीक है। जो अर्थशास्त्र में हम लोग जो कौटिल्य की जो आइडियोलॉजी पढ़ेंगे और जो मैकियावेली जो हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में पढ़ेंगे, दोनों में कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, क्योंकि यूपीएससी ने बहुत बार पूछा है और ये एक एंगल बनता है क्वेश्चन पूछने का, क्योंकि कौटिल्य इज नोन एज द मैकियावेली ऑफ इंडिया, ठीक है, क्योंकि इन्होंने भी स्टेट्समैन की बात की थी और मैकियावेली ने भी स्टेट्समैन की बात की थी, और दोनों बहुत ज़्यादा प्रैग्मेटिक थे। दोनों जो जैसे कि हमारे जो अर्थशास्त्र में है, तो अर्थशास्त्र में इन्होंने कैसे राज्य को चलाना चाहिए इसके बारे में इन्होंने बताया था। वहीं पे मैकियावेली जो हैं वो एक हाइपोथेटिकल प्रिंस के बारे में बात करते हैं, और प्रिंस में क्या क्या गुण होने चाहिए स्टेट को चलाने के लिए, इसके बारे में मैकियावेली बात करते हैं। तो दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। तो ये दोनों डिफरेंसेस भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर जॉन लॉक हैं, हॉब्स हैं, थॉमस हॉब्स, ठीक, थॉमस हॉब्स हैं। उसके बाद फिर रूसो हैं, ठीक है, जिन रूसो। उसके बाद फिर ये जो हैं जो थिंकर्स हम लोग जैसे कि प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे, अरिस्टोटल के बारे में पढ़ेंगे, मैकियावेली के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जब जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स, रूसो और J.S. मिल को जब पढ़ेंगे, तो आपको ये बता दूं कि ये जो थिंकर्स हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि ये जो थिंकर्स हैं जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स, रूसो और J.S. मिल, ये लिबरलिज्म को बढ़ावा देने वाले थिंकर्स हैं। ये लिबरलिज्म के प्रोपोनेंट्स हैं और उनको फेवर करते हैं। तो हम देखिए कि हम लोग जब मतलब कि पॉलिटिकल थिंकर्स जब पढ़ रहे हैं, तो उनकी जो आइडियोलॉजी है, जो मेन जो प्रोमिनेंट आइडियोलॉजी है, उसको भी हम लोग साथ करते हुए चलेंगे। अब देखिए कैसे रीस्ट्रक्चर करना है सिलेबस को। तो जैसे कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, यहाँ पर लिबरलिज्म दे रखा है। अब लिबरलिज्म इन 1, 2, 3, 4 ये 4 थिंकर से मिलता जुलता है, इनकी आइडियोलॉजी है, इनकी प्रोमिनेंट आइडियोलॉजी जो है लिबरलिज्म है। तो हम जब इनको पढ़ेंगे तो साथ साथ हम वहीं पर लिबरलिज्म को भी पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि इन्हीं की जो दी गई है जो चीज़ वो है लिबरलिज्म। तो हम ये एक दूसरे में इनको क्लब कर देंगे, ठीक है। तो एक साथ आपका जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स, रूसो, J.S. मिल और लिबरलिज्म हो जाएगा। और यहाँ पर J.S. मिल ही नहीं, सिर्फ यहाँ पर हम लोग और भी जो इनसे एसोसिएटेड जो थिंकर्स हुए हैं, जैसे बेंथम, इनके गुरु माने जाते हैं बेंथम, तो ये बेंथम के बारे में भी यहाँ पे पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर आते हैं J.S. मिल के बाद कार्ल मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये जो कार्ल मार्क्स हैं, अब कार्ल मार्क्स ने जैसे सोशलिज्म और जो कम्युनिज्म है इसके प्रोपोनेंट हुए हैं। तो कार्ल मार्क्स के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर जो मार्क्सिज्म है, ठीक, तो ये मार्क्सिज्म को भी हम लोग यहीं पर पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग क्लब कर रहे हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स और इनकी जो प्रोमिनेंट आइडियोलॉजी है, दोनों को साथ लेकर पढ़ेंगे, ठीक है। और जो जैसे कि लिबरलिज्म है, सोशलिज्म है, तो इनके कंटेम्प्रेरी में जो आइडियोलॉजीज आए हैं, जैसे कि अब लिबरलिज्म है तो लिबरलिज्म के कंटेम्प्रेरी इनके अगेंस्ट एक आइडियोलॉजी आई जो कि मल्टीकल्चरलिज्म बोला गया,
ठीक है। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर मल्टीकल्चरलिज्म जो है वो ऑड पे है लिबरलिज्म के, और ये क्वेश्चन आपने बहुत सारे अपने टेस्ट सीरीज में देखा होगा, तो ये सारे पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट जो थिंकर हैं, अब ये मार्क्स में है, मार्क्स के साथ साथ यहाँ पे हमें ग्राम्स्की को भी पढ़ना है। अब जब आप ग्राम्स्की पढ़िएगा तो ग्राम्स्की जब आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा हो नहीं सकता है कि आप उनकी हेजमनी की थ्योरी को ना पढ़ें, ठीक है, क्योंकि ग्राम्स्की ने बोला कि हेजमनी जो है, हेजमनी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मसल से नहीं आता, मसल पावर से नहीं आता हेजमनी, वो आपकी आइडियोलॉजी से भी आता है। तो ये हम देखेंगे कि ग्राम्स्की का जो हेजमनी का थ्योरी है, जब हम ग्राम्स्की को पढ़ रहे हैं तो हेजमनी के बारे में पढ़ेंगे, और हेजमनी देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर भी सिलेबस में दे रखा है, ठीक है। और हेजमनी एक और यहाँ पे टॉपिक है पावर, ठीक, जो हम लोग यहाँ पर करेंगे वो पावर है, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में। और जब हम पावर पढ़ेंगे, जब हम ग्राम्स्की पढ़ रहे हैं तो हेजमनी, आइडियोलॉजी और जो लेजिटिमेसी है उसको हम पढ़ेंगे, और इससे एसोसिएट करता हुआ जो टॉपिक है वो पावर है, ठीक है। अभी मैंने बताया कि मसल पावर ही सिर्फ हेजमनी को नहीं बनाता है, वो आपकी थिंकिंग, आइडियोलॉजी, जैसे कि आप लोग आजकल न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो न्यूज़पेपर में बहुत सारे डाइवर्स आइडिया आते हैं ना, जैसे कि डेमोक्रेटिक आइडिया आएगा, बहुत सारी चीज़ें जो बताएंगी कि नहीं कि चाइना में जो कम्युनिज्म जो चल रहा है, जो वहाँ पर एक टोटलिटेरियन की तरह की गवर्नमेंट है जो कि इलेक्टेड नहीं है, परमानेंट गवर्नमेंट बन गई है, वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो ज़्यादा डेवलपमेंट दे पा रही है। तो ये सब डाइवर्स आइडिया है। अब ये जो डेमोक्रेसी का जो आइडिया था, आप ये बिलीव नहीं करोगे कि ये जो वेस्ट जो है, वेस्ट से इसको बहुत ज़्यादा एक मतलब कि फोकस किया गया, ये जो डेमोक्रेटिक आइडिया पर, और वेस्ट ने इसको बहुत ज़्यादा प्रचार किया। तो ये आइडियोलॉजिकली लोगों को इन्फ्लुएंस किया, क्योंकि वेस्ट पहले से डेवलप्ड हो चुका था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पहले वहाँ पर आ चुकी थी, तो लोगों को लगा कि इनकी जो आइडियोलॉजी है, जो लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी है, जो कैपिटलिज्म है, और जो डेमोक्रेसी के बारे में ये बता रहे हैं, तो ये बहुत बेहतर आइडिया है, ठीक है। और इसको कहीं ना कहीं इंडोर्स किया गया, एक डिस्कोर्स के रूप में पूरे दुनिया में फैलाया गया डेमोक्रेसी के बारे में, कि डेमोक्रेसी सबसे अच्छा, अब तक का जो सबसे अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम है। लेकिन ये आप देखिए कि ये आइडियोलॉजी को फैलाया जा रहा है, ये आइडियोलॉजी क्या कर रही है, उनकी जो हेजमनी है पूरे वर्ल्ड में वो बना रही है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग नेशंस अपनी पॉलिटिकल जो पैराडिम है उनको डिसाइड कर रहे हैं कि उनके यहाँ डेमोक्रेसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये एक बात होगी। दूसरी बात, जब हम पावर पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक प्रोमिनेंट थिंकर हैं फुकोल्ट लिखा जाता है लेकिन उनको पढ़ा जाता है फूको, मिशेल फूको। तो फूको के बारे में पढ़ेंगे। फूको ने बोला कि जो पावर जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी मसल पावर आप दिखा रहे हैं किसी को आप ज़बरदस्ती कहीं से उठा कर लेके जा रहे हो, ये पावर नहीं। पावर इज़ एवरीवेयर। पावर ये भी है कि उनका एक स्टेटमेंट है कि पावर कम्स फ्रॉम एवरीवेयर एंड गोज टू एवरीवेयर, ठीक है। दूसरा है कि कैपिलरी की तरह है पावर, उन्हीं का स्टेटमेंट है कि जैसे कि शरीर में जो कैपिलरी होती है, जो वेन्स होते हैं जहाँ से हर तरह से जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है, उसी तरह पावर हर जगह से सर्कुलेट हो रहा है। और जैसे कि उन्होंने ये भी बोला कि किसी से आप बात मनवा ले रहे हो, अपनी काम करवा ले रहे हो, काम निकलवा रहे हो, वो भी पावर है। तो फूको ने बहुत एक डाइवर्स एक व्यू दिया पावर के बारे में। जैसे कि अगर हम आपसे पूछे कि ठीक है पेरेंट्स हैं, ठीक है, अब ये पेरेंट्स जो हमें बोलते हैं, जो करने के लिए बोलते हैं, तो वो हमें माननी क्यों चाहिए? एक क्वेश्चन हो सकता है। आप बोलोगे कि ऐसा ट्रेडिशनल रूप में चला आ रहा है, या फिर वो हमें पे करते हैं। ये भी एक बात है कि हमें पे करते हैं, हमारे लिए वो काम करते हैं, तो हमें उनकी और भी मतलब कि उनकी आज्ञा के पालन करना चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि ये बहुत समय से ये प्रचार किया जा रहा है, यानी कि ये ट्रेडिशनली रूप से चलता आ रहा है। प्रचार नहीं बोलना चाहिए, ट्रेडिशनली रूप से ये चलता आ रहा है कि हमें अपने एल्डर्स, अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये एक्चुअली क्या हुआ, ट्रेडिशनल पावर हो गया, क्योंकि ये ट्रेडिशन जो है, ये ट्रेडिशन के जरिए कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं वो अपने पावर को एसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सुनना में अटपटा लगे, लेकिन ये भी एक पावर है जो कि एक ट्रेडिशनल रूप से चलता आ रहा है, जनरेशन बाय जनरेशन चलता आ रहा है।
और वो भी अपनी बात कहीं ना कहीं या ट्रेडिशन जो है, कल्चर जो है, उसके अनुसार वो मनवा रहे हैं। तो ये जो कल्चरल जो है, तो ये भी एक पावर है। जैसे कि फिर हम लोग जब पेपर 2 में आएंगे और उसमें आइडियोलॉजी पढ़ेंगे, तो वहाँ भी आप देखोगे कि पहले हार्ड पावर की बात करते हैं जो रियलिस्ट थिंकर हैं हायर में, लेकिन अब जो डेवलपमेंट आ रही है वो उसमें बोला जा रहा है सॉफ्ट पावर, और सॉफ्ट पावर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ठीक है, वहाँ भी हम लोग ग्राम्स्की को जिक्र करेंगे और वो रॉबर्ट कॉक्स के बारे में जानेंगे वहाँ पर, जो कि मार्क्सिस्ट थिंकर ही हैं। तो वो सब भी बोलते हैं कि किस तरह से पावर सिर्फ ये नहीं है, अमेरिका की पावर ये नहीं है कि वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मिलिट्रली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बल्कि ये है कि वो अपनी आइडियोलॉजी के अनुसार दुनिया को चलाती है। उनकी आइडियोलॉजी के अनुसार ये जो वर्ल्ड है वो रिवॉल्व कर रही है। तो ये हम पावर का कंसेप्ट जानेंगे और इस पावर को कंसेप्ट को हम अप्लाई भी करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में। ठीक है, तो ये हमारा अप्रोच रहेगा कि कैसे क्लब करके साथ साथ पढ़ना है। अब आप जैसे कि इसको क्लब करोगे तो हेजेमनी, आइडियोलॉजी, लेजिटिमेसी, ये वाला जो आप पार्ट आ जाएगा, ये ग्राम्स्की के साथ ही हम लोग कर लेंगे। पावर भी हम लोग जो फुको के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ ही कर लेंगे। साथ ही साथ जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जैसे कि लिबरलिज्म है, उसे हम जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स, रूसो, जे.एस. मिल के साथ कर लेंगे। मार्क्सिज्म हम लोग कार्ल मार्क्स और ग्राम्स्की के साथ कर लेंगे। यहाँ पर हम 2 और थिंकर ऐड ऑन करेंगे, ठीक है, जो कि एक माओ हैं, जो कि हमें सिलेबस में नहीं दे रखा है लेकिन थोड़ा बहुत हमें जानना चाहिए। और भी जैसे कि राल्फ पुलंजाज हैं, ठीक है, जो कि नियो एक मार्क्सिज्म से अब क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो नियो मार्क्सिज्म के बारे में हम लोग जो पढ़ेंगे तो वहाँ पे पुलंजाज के बारे में पढ़ेंगे, राल्फ मिल्ड पुलंजाज हैं। तो माओ, लेनिन के बारे में भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। उनके बाद एक और जो हमारे सिलेबस में एक थिंकर दिया गया है और सबसे हटके थिंकर हैं, ये वो है अन्ना आर्डेंट। ठीक है, तो इनके बारे में, ये फीमेल थिंकर हैं और इन्होंने जो अपनी कंसेप्ट दिए थोड़ा सा अलग है। इनका जब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि इन्होंने पावर के बारे में बताया, जो पावर जो ट्रेडिशनल रूप में जो पावर है उनसे अलग ये बात करते हैं। ठीक है, तो इनकी जो थ्योरी है हम लोग अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी टर्मिनोलॉजी को सेल्फ डिफाइन किया है। तो ये थिंकर्स हैं और इनकी आइडियोलॉजी है, दोनों को हम लोग क्लब करके पढ़ेंगे साथ में साथ, तो हमारी जो है वो रिड्यूस होता जाएगा। गांधीज़्म है, बी.आर. अम्बेडकर, यहाँ भी हम लोग इन दोनों के डिबेट के बारे में, बहुत फेमस डिबेट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जब बी.आर. अम्बेडकर की बात करेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे ही, और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करेंगे, जो कि आपको पेपर 2 जो 1B है, जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट, उसमें भी आपका आ जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो है लिंक्ड हैं और रिपीटेड हैं। जैसे कि थ्योरी ऑफ स्टेट है, तो थ्योरी ऑफ स्टेट और ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, यहाँ पर भी आपको लिबरल्स, न्यू लिबरल्स, मार्क्सिस्ट, ठीक है, पोस्ट मॉडर्निस्ट, ये सब के बारे में पढ़ना है। और यहाँ भी हम लोग लिबरलिज्म की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों को भी हम लोग क्लब कर लेंगे साथ साथ। तो इस तरह से सिलेबस क्या है, छोटा हो जाएगा। और दूसरी चीज़ की, जैसे कि प्लेटो हैं, तो प्लेटो ने भी अपनी थ्योरीज दी है और इनकी जो प्रोमिनेंट थ्योरी है वो जस्टिस के ऊपर ही है, जो कि आइडियल स्टेट के बारे में बात करते हैं। अब ये जो जस्टिस की इन्होंने थ्योरी दी है, और यहाँ पर भी हम लोग जस्टिस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग दोनों को क्लब कर लेंगे और हमारे जस्टिस का एक कंप्लीट पिक्चर आपके सामने हो जाएगा। और 2020 में तो पूछा भी गया था, जो जस्टिस जो है वो दोनों को रिलेट करके ही पूछा था, राउस थ्योरी ऑफ जस्टिस और प्लेटो की जो, यानी ग्रीक, वो डायरेक्ट प्लेटो के बारे में बात नहीं की गई थी, वहाँ पे ग्रीक पर्सपेक्टिव ऑफ जो जस्टिस है उसके बारे में बात की गई थी। तो इस तरह से हम देखेंगे कि सारी चीज़ों को हम लोग क्लब कर लेंगे और हमारा सिलेबस छोटा हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि ये हमारा सिलेबस आपको अब समझ में, होप कि समझ में आ गया होगा, और अब हम एक एक करके अब सिलेबस करना स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। और हमारे जो फर्स्ट थिंकर हैं वो प्लेटो हैं, प्लेटो के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, प्लेटो के बारे में आज मैं थोड़ा सा एक सिर्फ ओवरव्यू दे दूंगा, और फिर आपके पास जो भी बुक होगा उसमें एक बार आप पढ़िएगा, और जिस पर्सपेक्टिव से मैं बताऊंगा, जिस नज़रिए से बताऊंगा प्लेटो के,
उस नज़रिए से अगर आप प्लेटो को पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगे। तो जैसे कि पहला जो थिंकर है वेस्टर्न थिंकर में है वो है प्लेटो। ठीक, अब देखिए जब भी हम लोग जब थिंकर पढ़ना स्टार्ट करें, ये सिर्फ मैं आज ओवरव्यू दे रहा हूँ। देखिए हम लोग जब भी थिंकर पढ़ेंगे ना तो हम अपने क्लास को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक, कैसे हम लोग पढ़ेंगे थिंकर्स को? थिंकर्स को पढ़ने का तरीका, पहले हम लोग पूरी क्लास को, पूरे जो हमारी जो डिस्कशन है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पहला जो पार्ट है वो है अंडरस्टैंडिंग की। इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी इनसे रिलेटेड थिंकर से, आप इनके बारे में पूरी कंप्लीट पिक्चर आपके सामने होगी। और दूसरा जो है नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो नोट्स प्रिपेयर कैसे करना है। जब आपको नोट्स प्रिपेयर करने आ गया तो आप आंसर राइटिंग पर फोकस कर सकते हो। ठीक है, और ये नोट्स भी क्रिप्स नोट्स होने चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि प्लेटो जैसे जो भी थिंकर्स हैं लगभग हर एक थिंकर्स कम से कम 8 से 10 पेज का है अगर आप डिटेल में स्टडी करते हैं तो। इसे हम लोग क्या करें, अंडरस्टैंडिंग बनाना है। जब आपने अंडरस्टैंडिंग बना लिया तो ये इसको आप खुद से छोटा कर सकते हैं और खुद से अपने नोट्स बना सकते हैं। और अगर आपको हमारा नोट्स चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको नोट्स की कितनी ज़रूरत है। उसके बाद हम नोट्स भी कोशिश करेंगे नोट्स भी प्रोवाइड करने का। हमारा अभी जो मेन फोकस है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करना, एक सब्जेक्ट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो जो पहले थिंकर हैं, हर एक थिंकर के बारे में हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले एक मैं ओवरव्यू दूंगा अंडरस्टैंडिंग, और दूसरे में मैं बताऊंगा कि कौन कौन से जो मेजर जो उसमें सब टॉपिक्स है जो कि मेजर है और उससे क्वेश्चन आते हैं। और फिर हम लोग जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हैं उससे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ साथ हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर आपको कोई भी थिंकर्स पढ़ना है तो थिंकर पढ़ने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या होता है कि उनके टाइम पीरियड में जाइए। ठीक है, टाइम मशीन तो होगा ही आपके पास, तो टाइम मशीन पकड़िए और उनके पीरियड में चले जाइए, क्योंकि उनके टाइम में जाइएगा तभी तो पता चलेगा ना कि वो क्या सोच रहे थे और वैसा क्यों सोच रहे थे। जैसे प्लेटो हैं, अब प्लेटो जो हैं वो 300 BC के आसपास के हैं। ठीक है, 400 BC टू 300 BC के आसपास के हैं ये। तो अब इनकी जो थिंकिंग होगी तो आपको उस पीरियड में तो जाके देखना पड़ेगा ना कि हाँ कि आखिर उन्होंने ये जो थ्योरीज दी है कि मतलब कि ये थ्योरी आखिर उन्होंने क्यों दिया है। थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया है तो क्यों दिया है उन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस। थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्यों आया है। थ्योरी ऑफ जो कम्युनिज्म है यानी कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कम्युनिज्म ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड फैमिली, उन्होंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो उनके हमें टाइम पीरियड, उनके टाइम में ट्रेवल करना होगा और उसके लिए हमें टाइम ट्रेवल मशीन चाहिए होगा। ठीक, और वो टाइम ट्रेवल मशीन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मेरे पास है। अपने बातों से आपको ले चलूँगा उस फेज़ में। तो सबसे पहले हमें उस टाइम के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम लोग अपनी ओपिनियन बना पाएंगे। और एक और बात कि अपनी ओपिनियन हमें थोड़ा सा साइड रखना पड़ेगा, हमें प्लेटो जी क्या बोल रहे हैं उस पर फोकस करना पड़ेगा। जो थिंकर है आप उन्हीं पर फोकस कीजिए, अपना दिमाग मत लगाइए कि इन्होंने क्या ख़राब कहा क्या गलत। जजमेंटल नहीं होना है। ठीक है, दिल पर इनकी बातें नहीं लेनी है, ना जजमेंटल होना है। अगर आप जजमेंटल होने लगे तो आपकी आंसर राइटिंग ख़राब होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग ख़राब होगी। जो जैसा वो थिंकर बोल रहे हैं वैसा ही आप उसको समझें। ठीक है, अगर अरिस्टोटल बोल रहे हैं तो अरिस्टोटल के अनुसार समझें, मैकियावेली बोल रहे हैं तो मैकियावेली के अनुसार समझें। उनके चश्मे से आपको सोसाइटी को देखना है। ठीक है, तो जब हम प्लेटो के बारे में या किसी भी थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे तो उनके टाइम पीरियड के बारे में उनके डीप नॉलेज लेंगे और उसके बाद फिर हम जानेंगे कि उन्होंने ऐसा थ्योरी क्यों दिया। ठीक, उसके बाद जैसे कि क्रिटिसिज्म आता है, तो जैसे कि कोई भी अगर पॉलिटिकल जो थिंकर्स हैं उनका क्रिटिसिज्म करना है तो वहाँ पर अपनी आपकी जो सोच है वो उसको क्रिटिसिज्म में लाने से बचें। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि प्लेटो ने कोई थ्योरी दी, उन्होंने बोला कि कम्युनिज्म ऑफ फैमिली बोला या कम्युनिज्म ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बोला। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी उन्होंने गार्डियन क्लास के लिए जैसे कि उन्होंने मना किया था कि उनके पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अब ये आपको आज के जो दौर है प्रेजेंट वर्ल्ड, वहाँ पे हजम नहीं होगी आपकी बात और आप अपने तर्क लगाओगे। ठीक है, अपना तर्क सही है, आपका तर्क सही हो सकता है, लेकिन आप थिंकर तो नहीं हो। तो जो भी आपको अगर पेपर में लिखना है तो जो स्कॉलर्स जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है उसे ही आप
लिखोगे। आप लिखोगे कि एरिस्टोटल ने किस बात पे क्रिटिसाइज़ किया, कार्ल पॉपर ने किस बात पे क्रिटिसाइज़ किया है। ठीक है, तो जो इनके प्रोमिनेंट जो मतलब कि क्रिटिक्स हुए हैं उनकी क्रिटिसिज्म आप लिखोगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, नहीं तो जनरलिस्टिक लगेगा। ठीक है, तो प्लेटो, जैसे कि अगर हम बात करें प्लेटो के बारे में, तो आप प्लेटो के बारे में क्या जानते हो? सबसे पहले बात लोग बोलते हैं कि प्लेटो के एज ए डिसाइपल ऑफ सोक्रेट माना जाता है, यानी कि इनके जो मास्टर थे कौन थे? सोक्रेट्स, ये आप जान लें। ठीक, सुकरात इनके मास्टर थे। सुकरात, महान जो सुकरात हैं, महान दार्शनिक सुकरात हुए, उनके ये चेले थे। दूसरी बात, इनको फिलोसफर इनको बोला जाता है, पॉलिटिकल फिलोसफर बोला जाता है, यानी कि इन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी बोला जाता है। तो इनको फिलोसफी में क्यों इंटरेस्ट आया और इन्होंने फिलोसफी के बारे में बात क्यों की। ठीक, तीसरी बात कि जब जो टाइम पीरियड में ये हुए थे, ठीक है, तो जो इनका जो टाइम पीरियड था उसमें आप देखेंगे कि इनके जो टाइम पीरियड में वहाँ पर ग्रीक में क्या क्या था। ठीक है, तो ये भी हम जानेंगे कि ग्रीक में, इनके टाइम पीरियड में ग्रीक कैसा था, क्योंकि ग्रीक को एक बहुत ही महान स्टेट माना जाता है और ग्रीक से ही जो पॉलिटिकल जो थिंकिंग है वो स्टार्ट हुई है, ऐसा वेस्ट लोग मानते हैं। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग, ये इनका बैकग्राउंड है और इन बैकग्राउंड से ही हम देखेंगे कि प्लेटो ने अपनी जो थ्योरी है वो किस प्रकार दी। तो देखिए, पहले हम लोग समझते हैं ग्रीक को। तो ग्रीक उस समय क्या था कि आप जानते हैं कि एक स्पार्टा था, और स्पार्टा जो एक स्टेट था, वहाँ पे ग्रीक में क्या था कि छोटे छोटे नेशन स्टेट्स में बटे हुए थे, पहाड़ियाँ होती थी। ठीक है, और पहाड़ियों के बीच में जो भी स्टेट है, एक स्टेट बन गया, एक नेशन स्टेट बन गया, और इस तरह से एक छोटे छोटे पार्ट्स में वो डिवाइडेड थे। ठीक है, उस समय जो स्पार्टा, आपने 300 मूवी देखी होगी, तो स्पार्टा जानते हैं कि वो 300 सैनिक के साथ ही उन्होंने जीत हासिल कर ली थी। तो जो प्लेटो हैं, उनको जो स्पार्टा की जो ये फिजिकल जो एक्टिविटी है और जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उनके सैनिकों का, वो बहुत पसंद आया था, उनकी ब्रेवरी बहुत पसंद आया था। तो इसके भी कुछ एलिमेंट्स प्लेटो अपने थ्योरी में लेंगे। दूसरी बात कि सोक्रेट्स के बारे में बात करें तो सोक्रेट्स उस समय के महान दार्शनिक थे और महान सबसे नॉलेजेबल पर्सन थे। ठीक है, नॉलेज के मामले में सुकरात अब तक के सबसे महान दार्शनिक बोले जाते हैं और सबसे बुद्धिमान बोले जाते हैं। तो प्लेटो ने देखा, और आपको पता होगा कि सुकरात को क्या है कि अंततः उनको जहर पीना पड़ा और जहर का प्याला पीकर उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो उन्होंने देखा कि इतना महान जो दार्शनिक है, इतना नॉलेजेबल जो पर्सन है, उसकी कदर नहीं है ग्रीक में। ठीक है, वहाँ पर जो स्टेट है इनकी हत्या कर देती है, इनको मार देती है, यानी कि इन्होंने देखा कि नॉलेज की कोई कदर ही नहीं है ग्रीक में। तो इस तरह से वो ग्रीक कैसे एक आइडियल स्टेट बन पाएगा। तो ये जब आपने आइडियल स्टेट की बात करेंगे, ग्रीक को आइडियल स्टेट बनाने की बात करेंगे, तो ये नॉलेज को सबसे ऊपर रखेंगे, जो कि हम आगे इनकी, अभी एक मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसलिए ये नॉलेज को सबसे ऊपर रखेंगे। और नॉलेज में जो आइडियाज़ जो है, ये बोलेंगे जो आइडियाज़ है वो रियलिटी है, और जो रियलिटी है वो ये रियल ट्रूथ है आइडिया। वो बोलेंगे आइडिया परमानेंट होता है, और जो रियलिटी है वो सरकमस्टांसेस के अनुसार चेंज होते रहता है। ठीक है, और जो रियलिटी है वो शैडो है आइडिया का। ठीक है, इनका एक फेमस स्टेटमेंट है कि रियलिटी इज ए शैडो ऑफ आइडिया, और ये आइडिया को प्रमुखता देते हैं, इसलिए इनको फिलोसफर भी बोला गया है। ठीक है, क्योंकि फिलोसफर क्या है, आइडिया देता है, आइडियोलॉजी उनकी मेन एरिया आइडियोलॉजी होती है, इसीलिए इनको मास्टर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी भी बोला जाता है। ठीक है, अब ये आइडियल स्टेट स्थापित करने की बात करेंगे। अब आइडियल स्टेट स्थापित करना है, वहाँ पर आइडियल स्टेट में क्या होगा, जस्टिस होगा, इसलिए ये थ्योरी ऑफ जस्टिस देंगे, थ्योरी ऑफ जस्टिस, क्योंकि इनके अनुसार इतने नॉलेजेबल पर्सन की हत्या स्टेट के द्वारा वो बिल्कुल इनजस्टिस था, इसीलिए वो चाहेंगे कि जो स्टेट है वहाँ पर जस्टिस इस्टेब्लिश हो,
और जो स्टेट में जस्टिस है वही स्टेट असली मायने में आइडियल स्टेट है अकॉर्डिंग टू प्लेटो। और वो बोलते हैं, जब आप थ्योरी ऑफ जस्टिस देखेंगे तो ये बोलते हैं कि जो जैसे कि मैन है और एनिमल है, एनिमल जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने सर्वाइवल के, उनका सर्वाइवल ही मेन मोटो होता है, ठीक है। लेकिन मैन को सर्वाइवल के साथ साथ गुड लाइफ भी चाहिए, इनका कहना ये है। और मैन को गुड लाइफ चाहिए, और गुड लाइफ क्या होगा, तो गुड जस्टिस जो है वो गुड लाइफ को देता है। तो ठीक है, तो ये थ्योरी ऑफ जस्टिस में ये बात करेंगे, और आगे की बात करेंगे कि ये थ्योरी ऑफ जस्टिस कैसे हमें मिल सकता है, जो जस्टिस है वो कैसे मिल सकता है। अब ये जस्टिस को इस्टेब्लिश करने के लिए इन्होंने क्या बताया था कि नॉलेज के बारे में बात की थी। तो जब ये नॉलेज के बारे में इतनी प्राथमिकता से बात करेंगे तो यहाँ भी ये क्या करेंगे कि एजुकेशन को प्रमुखता देंगे, क्योंकि कैसे नॉलेज आएगा, ठीक है। इन्होंने ये बात करेंगे कि हर एक आदमी में जो है वो 3 गुण होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, तो एक होता है एपेटाइट, और एक होता है इमोशन, और जो तीसरा है वो है रीजन, ठीक है। जो एपेटाइट है, जिनको किसी चीज़ की डिज़ायर है, एपेटाइट है, भूख है, वो बोलेंगे कि वो ट्रेडिंग क्लास के लिए, एग्रीकल्चर क्लास के लिए, इस तरह से वो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। जो इमोशन है, जिनमें इमोशन ज़्यादा है, ये तीनों जो कैरेक्टर है, ये 3 कैरेक्टर की बारे में बात करेंगे इंडिविजुअल में, और यही रिफ्लेक्ट होगा स्टेट में। इसीलिए इनका एक स्टेटमेंट है कि इंडिविजुअल इज स्टेट रिट लार्ज, ठीक है। इनका एक फेमस स्टेटमेंट है। इमोशन के बारे में बात करेंगे, और इमोशन जो है वो सैनिक में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये सोल्जर क्लास के लिए अच्छा होगा। ये मैं सिर्फ अभी आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। रीजन की बात करेंगे और ये बोलेंगे कि ये रूलर क्लास के लिए फेमस, ठीक है। और ये थ्योरी ऑफ जस्टिस के लिए क्या बोलेंगे कि अगर नॉलेज जिसके ज़्यादा होगा, नॉलेज के बारे में प्राथमिकता से बात करेंगे नॉलेज के बारे में, और नॉलेज के लिए क्या ज़रूरत है, एजुकेशन, इसलिए ये थ्योरी ऑफ एजुकेशन भी देंगे, ठीक है। ग्रीक स्टेट में इस समय वो देख रहे थे कि आखिर इनकी क्यों हत्या की गई, तो करप्शन भी बहुत बड़ा मुद्दा था कि स्टेट्स में बहुत ज़्यादा करप्शन था, ठीक है। और उस समय ग्रीक में क्या था, डेमोक्रेसी था, इसलिए डेमोक्रेसी को ये अच्छा नहीं मानेंगे, क्योंकि वो डेमोक्रेसी के कारण ही सुकरात को हत्या हुई, एक मोटा मोटी बात कर सकते हैं। और वो क्यों डेमोक्रेसी के कारण हुई उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये डेमोक्रेसी को अच्छा नहीं मानेंगे, थ्योरी ऑफ एजुकेशन पर जोड़ देंगे, और यहाँ पर करप्शन ज़्यादा था तो करप्शन को रोकने के लिए ये कम्युनिज्म को लेकर आएंगे, और कम्युनिज्म ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी और फैमिली के बारे में बात करेंगे। तो ये मेन इनका थ्योरी है, एक है प्राइवेट प्रॉपर्टी, कम्युनिज्म ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड फैमिली। तो 3 इनका मेन थ्योरी है, थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ एजुकेशन एंड कम्युनिज्म ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड फैमिली। और ये किस लिए है, ये आइडियल स्टेट के लिए है। तो इस तरह से हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से प्लेटो को देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको वाइडली शेयर करें। थैंक यू।